रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें केमिस्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। क्या करने होते हैं? एक्सपेरिमेंट। तो कभी कभी एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें ज्वाला निकल जाती है, यानी कि आग निकल जाती है, और कभी गर्माहट निकलती है इतनी भयंकर वाली कि हाथ गल जाते हैं। तो हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। ठीक है। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दिया हुआ, विचार भी किया हुआ। गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाना, इससे क्या होगा? गर्मियों के टाइम पर अगर हम दूध को कुछ टाइम के लिए ही छोड़ते हैं, मिनिमम 12 आवर्स के लिए, तो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। क्या हो जाता है? उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। लोहा तथा तावा क्या है? लोहा तथा तावा क्या है? लोहा तथा तावा, तसला आदि वो अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुले में छोड़ दिया जाए। देखो ये गेट है, हमने खुले में छोड़ दिया तो इस पर क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। अंगूर का किण्वन, किण्वन का मतलब क्या होता है? अंगूर को हम क्या कर लें? इकट्ठा करके बहुत दिनों तक गला लें पानी डाल के, तो किण्वन हो जाता है उसका। क्या हो जाता है? किण्वन। और अंगूर क्या हो जाता है? फर्मेंटेशन हो जाता है इसमें, और उसकी गंध चेंज हो जाती है, और इसी को बोलते हैं दारू, शराब। ठीक है। भोजन का पकना, हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये सारी अभिक्रियाएं हमें बताती हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। क्या है ये सारी? रासायनिक अभिक्रिया। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बताती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के साथ, देखो पदार्थ के भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जब किसी की बाहरी बनावट में चेंज हो जाए। किस में चेंज हो जाए? बाहरी बनावट में चेंज हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। जब किसी भी चीज़ की आंतरिक बनावट में चेंज होता है, पेट के अंदर जाकर के भोजन पचता है, तो इसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं इसे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। अब जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम कुछ क्या करेंगे? क्रियाकलाप करेंगे। क्या करेंगे? क्रियाकलाप। यहाँ से देखेंगे हमने क्या लिया है? चिमटा लिया है, मैग्नीशियम रिवर लिया है। मैग्नीशियम रिवर हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम किसी मेटल के बारे में स्टडी करेंगे और एक बताएंगे रासायनिक परिवर्तन को। किसको बताएंगे? रासायनिक परिवर्तन को। बर्नर लिया, मैग्नीशियम रिवन लिया। रिवन क्या होता है? धागा टाइप स्ट्रक्चर होगी। बॉच ग्लास मैग्नीशियम क्या है? बॉच ग्लास मैग्नीशियम। जैसे ही हम इसमें आग लगाएंगे तो इसके पास क्या बच जाएगी? राख बच जाएगी। क्या बच जाएगी? राख। मैग्नीशियम रिवर का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को बॉच ग्लास में इकट्ठा करेंगे। आप सिंपल बोर्ड पर देखना, दोनों लड़कियाँ देखो, हमारे पास क्या था? मैग्नीशियम रिवन था, और इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई तो MgO बना। क्या बना? MgO। अब देखो ये क्या है? हमारा समीकरण तो है, लेकिन समीकरण तो है। समीकरण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सभी करण एक बराबर होना, यानी कि ये वाली चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए। ऑक्सीजन 2 है, क्या मैग्नीशियम 2 है? नहीं है। तो पहले हम इधर करेंगे, फिर हमने इधर कर दी। इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसे? समीकरण, संतुलित समीकरण बोलेंगे। और इससे पहले जो समीकरण मैंने लिखा था इसे बोलेंगे कंकाली समीकरण। ठीक है, आया समझ? उसके बाद हम चलते हैं, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम का दहन हुआ। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। क्या होगा दहन का मतलब? देखो दहन का मतलब होता है जलना। क्या होगा? जलना। ठीक है, जलना। श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण होता है। वो क्या हो जाता है? ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है किसकी वजह से बना है? देखो ये इसके साथ जुड़ गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ऊपर दिए गए 3 अभिक्रियाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? अवस्था में। पहला क्या है हमारा? अवस्था। अवस्था क्या होगी? आफरीन बेटा बताओ जरा मुझे, अवस्था क्या होगी? बताओ बेटा, अवस्था नहीं पता? नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोई भी पदार्थ होता है ना, तो उस पदार्थ की क्या होती है? अवस्थाएं होती है। जैसे क्या होती है? 3 अवस्थाएं होंगी। एक तो होगी ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है, अवस्था पता चल गई, ये चेंज हो जाएंगे। क्या होंगे बेटा? चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चेंज। इसे स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? इंग्लिश में स्टेट। ठीक है। रंग परिवर्तन, अब क्या बदलेगा? रंग। ठीक है,
रंग बदल जाएगा। दूसरा गैस का निष्कासन होगा, यानी कि गैस निकलेगी। देखो इसने क्या बोला, गैस का निष्कास, क्या बोला, निकास, निकास बोला है, निकास या उत्सर्जन। दोनों का मीनिंग क्या है, उत्सर्जन और इसका सेम ही है। क्या है, सेम। क्या है, सेम। तापमान में परिवर्तन क्या होगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं कि टेम्परेचर चेंज होने का। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम क्या कर लेंगे, H2O लेंगे और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। इतनी तेज रिएक्शन होगी कि अगर स्टील का बर्तन होगा तो धमाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धमाका। इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे, ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, ऊष्मा उत्सर्जी अभिक्रिया बोलेंगे। और इधर निकलेगी हमारी ऊष्मा, इंग्लिश में बोलेंगे इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सो मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मिक मतलब होता है गर्मी का बाहर निकलना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट बाहर निकलती है। क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है जब हम सुबह से करते हैं ना रात तक, जैसे दूध का फटना, ठीक है, और खाने का बनना, लोहे में जंग लगना, नॉर्मली देखते हैं। चांदी का कलर काला पड़ना, नॉर्मली घर में देखते हैं ना। और कभी कभी तांबे के जो बर्तन होते हैं वो भी काले पड़ जाते हैं, नॉर्मली देखते हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, आप जब देखेंगे, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम आयन का दहन होता है, दहन मतलब होता है जलना। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन होता है वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में लिखना, शब्द समीकरण के रूप में लिखना सरल विधि है। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, देखो बेटा, मैंने इस वाले समीकरण को ऐसे बोला, जब हम क्या कराते हैं, जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाते हैं तो मैग्नीशियम धातु अपना ऑक्साइड बनाती है, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और उसके बाद राख बनती है। तो मैंने इतना बोलने से अच्छा है मैं इतना लिख दूँ, इसी को बोलते हैं क्या है, रासायनिक समीकरण। क्लियर हुआ, हाँ हुआ। आप देखेंगे मैग्नीज तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन तो होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक। देखो देखो बेटा, देखो ठीक है, अभिकारक। कारक क्यों कहा है पता है, क्योंकि क्रिया कर रहे हैं। अभिकारक क्यों कहा है, कारक, केवल कारक शब्द क्यों है, अभिक्रिया कर रहे हैं। ये क्या है, अभिक्रिया। क्या है बेटा, अभिकारक। क्या है ये, अभिकारक। और ये है उत्पाद। क्या है, उत्पाद। क्या है, उत्पाद। क्या है, उत्पाद। आप देखेंगे, अब हमने क्या क्या देख लिया, उत्पाद देख लिया, अभिकारक देख लिया। उसके बाद चलते हैं शब्द समीकरण में अनेक शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, देखो बेटा, इस वाली लाइन में एक बहुत अच्छी बात कही है। देखो ये क्या है, हमारा एरो है। एरो के इस साइड हमारे होंगे अभिकारक और एरो के इस साइड होंगे हमारे उत्पाद। क्या होंगे, इसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड, क्या बोलेंगे इसे, लेफ्ट हैंड साइड, और इसे बोलेंगे राइट हैंड साइड। क्या बोलेंगे इसे, राइट हैंड साइड बोलेंगे। उसके बाद क्या है, तीर का शिरा उत्पाद की ओर होता है तथा अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, यानी कि बताता है। क्या करता है, बताता है। रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना बहुत सरल है। हम पहले तो इसके क्या लेंगे, सूत्र लेंगे। क्या लेंगे, सूत्र लेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखने के लिए हम इसके सूत्रों का उपयोग करेंगे, जैसे कि मैंने तुम्हें लिख के दिखाई है। वैसे मैं इसे एक बार पढ़ के बताती हूँ, वो ही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्द की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को और अधिक संक्षिप्त यानी कि छोटा तथा उपयोगी बना जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। यदि आप मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऑक्साइड के सूत्र का इस्तेमाल करें तो शब्द समीकरण इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। तीर के निशान के बाएं और दाएं तत्व के परमाणु की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि हाँ, यदि तो समीकरण संतुलित है, नहीं तो समीकरण असंतुलित है। क्या समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान बराबर नहीं है?
किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा, रासायनिक क्या देखो ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। अब देखो ये बात लाइन तुम्हें समझ नहीं आई, आई समझ आई तुम्हें आई? तुम तो बहुत दिनों से नहीं आ रही ना, इसलिए नहीं आई, पर आती तुम्हें। देखो देखो इसको क्या किया मैंने, बैलेंस नहीं किया है ना, बैलेंस नहीं किया है ना मैंने इसे। अगर मैं इसे ये क्या है तो ढांचा है ना, क्या है ढांचा, कंकाल, क्या बोलेंगे कंकाल। अब मैंने इसे कर दिया इस ये असंतुलित, क्या है लित, असंतुलित। अरे लिखते हैं बढ़िया अच्छे तरीके लित, असंतुलित, क्या है असंतुलित समीकरण। ठीक है, अब असंतुलित समीकरण किसे कहते हैं? कंकाली समीकरण। ढांचा समीकरण किसे कहेंगे? कंकाली, इसको बोलेंगे। तीनों एक ही है। अब देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया, तो इसे बोलेंगे हम संतुलित, संतुलित। ठीक है, आए समझ? समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो असंतुलित होता है, एक संतुलित होता है। ठीक है, समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देखेंगे। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम याद होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? आलिए बता बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? अकेला अंदर आ जाओ, छोड़ो इसे, उसे सुनाओ, उसका सुनो, इसे छोड़ो। नहीं हो जाने ना, नहीं अंदर आ, सुनो इससे, सेकंड चैप्टर पूरा सुनियो। अरे पूरा कहाँ से? सुनाओ उसे, जितना पढ़ा है उतना तो। संरक्षण का नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? द्रव्यमान संरक्षण। अब पहले तो हम द्रव्यमान समझ लें, क्योंकि हम तो ऐसे इंसान जो आज खाया वो कल भूल जाते हैं। ये तो पढ़ाई है, तुरंत ही भूल जाएंगे। ठीक है, अब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वजन। ठीक है, अच्छा मैंने इसमें एक वो अंतर निकाला था कि द्रव्यमान और इसमें ठगा। अच्छा रुको, इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? जैसे इधर ये कितनी है 2, तो इधर भी 2 होने चाहिए, ये इधर 2 तो ये भी इधर इतनी ही होनी चाहिए। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अगर कोई चीज़, हम किसी भी चीज़ को बना नहीं सकते ना, हम किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते, चीज़ें क्या होती हैं बस कन्वर्ट हो जाती है, यही तो कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। 9th में नहीं पढ़ा था? जिसका आपने नवी कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही हम इसमें बना सकते हैं कोई भी चीज़, ना ही इसमें कोई चीज़ खत्म कर सकते हैं। क्या है? ना ही हम इसमें कोई भी चीज़ खत्म कर सकते हैं। कहाँ पहुँच गए? अच्छा, जिंक सल्फेट से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारकों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यानी कि ये बहुत अच्छी बात बोली है इसमें कि देखो ये वाली जगह इस वाली जगह के बराबर होनी चाहिए, ये वाली जगह इस वाली जगह के बराबर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल बताती हूँ, एक ही से बोर हो रहे हैं ना, दूसरा ले लेते हैं। कार्बन सारे आते हैं काम, जरूरी थोड़ी है। क्या लगा बेटा? देखो हम दूसरा लिखो, जिंक। दूसरे उनसे भी तो मिलोगे, दूसरे ग्रुप से नहीं मिलोगे क्या? मन नहीं है? हाँ तो वही लिया है मैंने भी, वही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब क्या करेंगे? देखो ये जिंक है, और जिंक क्या करती है हमेशा इसके साथ, देखो ये क्या है प्लस, ये भी, ये हमारा माइनस है, ये भी माइनस है। अब इसमें से ये क्या है? रिएक्टिव ज़्यादा है। क्या है? रिएक्टिव ज़्यादा है। किससे ज़्यादा रिएक्टिव है? इससे ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये कहती है, ये कहती है किसी के साथ भी मिल जाऊँगा, ये कहती है नहीं मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ। तो ये बनेगा, क्या बनेगा? ZnSO4। अब बचा क्या हमारे पास? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ये देखो अब हमारे पास क्वेश्चन उठ के आता है, ये क्या है? ये है हमारी धातु, और ये है हमारा अम्ल, और ये क्या है? हमारा अम्ल, और ये है हमारी गैस। ठीक है, नाम मैंने तुम्हें बता दिए, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? अब ये कहता है कि इधर 4 SO है तो इधर भी 4 SO। हाँ भाई, ये जिंक 1 है तो जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, पता चल गया? अब
देखेंगे, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि रासायनिक समीकरण संतुलित है। आइए रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध यानी कि संतुलित तरीके से सीखते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस। तो हमने इसे क्या कर लिया, बीच में तीर का एरो लगाया और एरो लगाने के बाद दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, परमाणु की संख्या को बैलेंस कर लिया। इस सारणी में देखो जा करके जिसमें हमने बैलेंस किया है। पेज पलटो बेटा। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक था क्या, जिंक तो एक ही है, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2 है, सल्फ्यूरिक एसिड 1 और सल्फ्यूरिक एसिड 2 है, और ऑक्सीजन यानी सल्फर, केवल सल्फर क्या है, केवल सल्फर हमारा कितना था, एक है, और ऑक्सीजन हमारी 4 है तो 4 है। ठीक है, बताना तो नहीं है बेटा। तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए इसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अब हम निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का काम करते हैं। Fe क्या है, Fe क्या है, बताओ लड़की, Fe क्या है, क्या है, वो तो इनने बोला था। ठीक है, तो कोई बात नहीं। H2O क्या है, गैस है। H2O गैस है। और बाबू गैस नहीं है। तो बेटा H2O क्या है बाबू, किसका, हाँ क्या है, मम्मी से बात करूँगी, मम्मी से बताऊँगी। ठीक है, क्या है फिर इसके बाद जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, बढ़िया बच्चे मिल जाते बनाते हैं Fe3O4 और H2O, क्या बनाते, बढ़िया लड़कियाँ, बढ़िया वाले गुड बॉयज जिन्हें बोलते हैं, दोनों मिल जाते हैं फेरस ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फेरस ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे, फेरस ऑक्साइड। देखो ऑक्सीजन कभी भी जुड़ेगी तो फेरस ऑक्साइड ही बनाएगी। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे असंतुलित समीकरण 1.5 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या सूची बना लेंगे। सुविधा के लिए हमने दूसरा देखो इसमें भी वही सूची बनाई है, इधर देखो, इधर बनी है ना ये। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम नीचे जा कर के क्या देखेंगे, देखो सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए। वह अभिकारक या उत्पाद हो, उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। इस आधार पर हम Fe3O4 और ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु जबकि बाईं ओर केवल एक ही परमाणु है। याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में तत्व तथा यौगिक के सूत्र को नहीं बदल सकते। हम तत्व नहीं बदल सकते और यौगिक के सूत्र को नहीं बदल सकते। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तत्व और यौगिक पता है, बताओ तो जरा, तत्व किसे कहते हैं। अच्छा ये हमारा, ठीक है, नहीं देख रहा, वाटर और ये Fe, ठीक है। तब तत्व और वो समझ आ गया। तत्व क्या होगा, केवल एक होगा, और यौगिक दो तत्वों से मिलकर बना होगा, 2 या 3 4, ठीक है, ठीक है। याद रखना आवश्यक है परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए अभिक्रिया में शामिल तत्व तथा यौगिक के सूत्र को बदला नहीं जा सकता। जैसे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगा करके 4H2O लिख सकते हैं, H2O4 या H2O मतलब H2O का होल 4 नहीं लिख सकते। आंशिक रूप से संतुलित समीकरण अब इस प्रकार है। आंशिक मतलब कुछ रूप से, क्या कुछ रूप से क्या कर लिया हमने, उसे क्या कर लिया, संतुलित कर लिया, यानी कि पहले को कर लिया। किसको किया, पहले हमने बस 4 ही लगाया, इसमें क्या लगाया, 4। Fe तथा हाइड्रोजन परमाणु अब भी संतुलित नहीं है। इनमें से एक तत्व को चुनकर आगे बढ़ते हैं। अब हम आंशिक मतलब कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ दी इक्वेशन। आंशिक रूप से संतुलित हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित कर रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 दी है। क्या दी है, 4। तो हम दूसरी तरफ जाकर के हाइड्रोजन को 4 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, हाइड्रोजन को 4 कर लेंगे। पहले हमने बाईं तरफ किया, लेफ्ट हैंड साइड में किया, फिर राइट हैंड साइड में कर लिया। ऊपर दिए गए समीकरण की जांच कीजिए तथा तीसरा तत्व चुन लीजिए जो अब तक की असंतुलित है। आप पाएंगे केवल लोहा तत्व ही है जिसे असंतुलित शेष बचा है, यानी कि लोहा ही ऐसा तत्व है जो अभी तक असंतुलित बचा हुआ है। 3Fe अब संतुलित होगा ना, ऊपर तो असंतुलित है,
ठीक है। Fe3 और 3Fe 4H2O, Fe3O4 और 4H2O। अंत में इस संतुलित समीकरण की जांच के लिए समीकरण में दोनों ओर के तत्व के परमाणु की संख्या का परिकलन मतलब देखेंगे। समीकरण 9.1